Dear students, welcome again. And as you know, we are discussing the lesson Global Warming, a Catastrophe in the Making. This is the third lesson in your TULIP series English for class 8th by JK Bose. तो लेसन का कुछ हिस्सा जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. इसका जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी हमने देख लिया है और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे. So let's begin. As water resources of the world are facing qualitative and quantitative degradation, it is said that the future international wars will be fought on water. चूँकि दुनिया में जो भी अभी वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो समंदर की दरों की सूरत में है, दरिया, नदी, नाली या किसी और सूरत में है, इनकी जो क्वालिटी है और इनकी जो क्वांटिटी है, बोथ आर इन द मोड ऑफ डिग्रेडेशन. दिन ब दिन वो गिर रही है. चाहे इनकी जो मकदार है, इनकी जो अवेलेबिलिटी है, इनका जो हुजूम है वो कम हो रहा है, वाटर सिकेर्सिटी बढ़ रही है, एंड जो इसकी क्वालिटी है, जो पानी की प्योरिटी है, जो इसकी एक प्रिस्टीननेस है, वो भी ख़राब हो रही है ड्यू टू पोल्यूशन, कंटेमिनेशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या दूसरे रीजन जो हैं. पानी की जो अपनी क्वालिटी है, अपनी जो इसकी खासियत है, वो भी ख़राब हो रही है. इट इज़ सैड दैट द फ्यूचर इंटरनेशनल वॉर्स विल बी फॉट ऑन वाटर. इसलिए दुनिया में जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो जंगें होंगी, खासकर जो वर्ल्ड वार्स होंगे, वो पानी के जो वसाइल हैं उन पे लड़े जाएंगे. वो कोई तेल, सोना, चांदी या कोल या दूसरे जो मिनरल्स हैं उन पे नहीं होंगे. जैसे पहले वाली जो जंगें होती थी मोस्टली वो इन्हीं चीज़ों पे होते थे, लेकिन फ्यूचर में जो जंगें होंगी वो पानी पे होंगी, क्योंकि पानी जो है इंसान की जो ज़िंदगी है, इंसान की जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. ग्लेशियर्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर रिसीडिंग एट एन अलार्मिंग रेट. और ख़ासकर अगर हम अपनी जो रीजन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो भी ग्लेशियर्स हैं, चूँकि यहाँ पे जो हिमालयन जो मोटेन्स हैं या दूसरे मोटेन्स हैं, उन पे जो ग्लेशियर्स की बहुत बड़ी एक मकदार है, वो दिन ब दिन सुकड़ रही है, दिन ब दिन वो सिमट रही है, घट रही है एक अलार्मिंग, एक डेंजरस रेस पे, स्पीड पे, कंपेयर टू द अदर ग्लेशियल रीजन्स इन द वर्ल्ड. अगर हम दुनिया की जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, वो इस रफ्तार से नहीं पिघल रहे हैं जिस रफ्तार से हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो ग्लेशियर्स हैं. In Suru Basin alone, we have lost about 16% of glaciers in the last 40 years. अगर हम सुरू बेसिन, जो सुरू रिवर जो कारगिल से होके गुजरता है, और जो सुरू वैली है या सुरू बेसिन है जहाँ पे ये बहुत बड़ी जो ग्लेशियर्स हैं, खासकर अगर हम पंजीला ग्लेशियर की बात करेंगे जिससे ये सुरू रिवर निकलता है, जो फिर बाद में दरियाई सिंध के साथ जा मिलता है, तो इस ग्लेशियर का 16% जो हिस्सा है वो पिघल गया है इन द लास्ट 40 ईयर्स, पिछले 40 साल में. दैट मीन्स अगले 40 साल में ये स्पीड और बढ़ जाएगी इसके पिघलने की. सिमिलरली वी हैव लॉस्ट अबाउट 18% ऑफ द कोलाही ग्लेशियर. और अगर हम अपने कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे जो कोलाही ग्लेशियर था, बहुत बड़ा ग्लेशियर, जो कश्मीर में जो पानी की जो सप्लाई है, इसका बहुत बड़ा एक ज़रिया है. द मेन सोर्स, इसका 18% जो हिस्सा है वो पिघल गया है. द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन इन द वैली ड्यूरिंग द सेम पीरियड. अगर पिछले 40 साल की बात करेंगे तो इस कोलाही ग्लेशियर का तकरीबन 18% जो हिस्सा है, 18% हिस्सा वो ख़त्म हो गया है, वो पिघल गया है. द रिडक्शन इन स्नोफॉल टुगेदर विद द फास्ट रिसीडिंग ग्लेशियर्स हैज़ रिजल्टेड इन द वाटर सिकेर्सिटी फॉर इरीगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन इन सम सीजन्स. एक तो जो स्नोफॉल है, जो पहले पहले बर्फ़बारी होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, उससे एक पानी की फिर फरावानी होती थी, लेकिन इस स्नोफॉल में भी अभी हम रिडक्शन देख रहे हैं. जैसे इस साल हम कश्मीर में देख रहे हैं, बिल्कुल ही बर्फ़ नहीं गिर रही है, और अगर गिर भी बर्फ़ गिरती भी है तो बहुत कम, वो ज़्यादा देर तक रहती नहीं है. तो और साथ में जो ये रिसीडिंग ग्लेशियर्स हैं, सुकड़ते हुए ग्लेशियर्स, इसका जो नतीजा निकला है दैट इज़ वाटर सिकेर्सिटी. पानी की किल्लत जो हुई है, पानी का कहत आया है. फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए, जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए पानी चाहिए था, एंड ऑल्सो फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, और जो हम पन बिजली जो उठाते हैं पानी की मदद से, जो बड़े बड़े जो हाइड्रो पावर ये प्लांट्स हैं, तो फिर इसमें भी पानी, इसमें भी कमी आ जाती हैं. जैसे हम विंटर में देखते हैं कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक शॉर्टेज होती है, तो ये सब इसी का नतीजा है. फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लडिंग हैज़ आल्सो इंक्रीज. जो सैलाबों की जो आमद है, सैलाबों की जो भी फ्रीक्वेंसी है, वो भी बढ़ती जा रही हैं. अगर चूँकि हमारे दरिया, हमारे जो वेटलैंड्स हैं, वो अभी इस काबिल नहीं रहे हैं कि ज़्यादा पानी को वो समेट सके. अगर थोड़ा 1-2 दिन कंटिन्यूसली बारिश गिरती हैं तो सैलाबों का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है.
कॉपल्ड विद द अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। और साथ में इसके जो चीज़ हैं वो है एक अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, जो एक शहरकारी, आवर विलेज आर टर्निंग इनटू सिटीज़, लेकिन वो कोई प्लानिंग नहीं है इसके लिए, कोई सरकारी तौर पे कोई ऑफिशियल लेवल पे कोई प्लानिंग नहीं है। अपने अपने हिसाब से हर कोई जो कंक्रीट खड़ा कर रहा है, बिल्डिंग्स बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ जहलम फ्लड प्लेन्स। और जहलम के जो फ्लड प्लेन्स हैं, मैदानी इलाके हैं जो कश्मीर वैली में हैं, द सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी अलार्मिंग इन द नियर फ्यूचर। अगर ये इसी स्पीड से ये अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन और ये मिसमैनेजमेंट जारी रहा, जो हमारे जहलम के जो फ्लड प्लेन्स हैं जहाँ पे सैलाब में वो पानी जमा होता था, अगर ये इसी रफ्तार से जारी रहा, इसी कंसिस्टेंसी से जारी रहा, तो फ्यूचर में ये बहुत ही एक अलार्मिंग, एक मखदूश, एक गंभीर सूरत हाल पैदा हो जाएगी। जैसे हमने 2014 में देखा जब सैलाब आया तो चूंकि पानी के लिए जो अपनी स्पेस चाहिए थी दरियाओं में, नदी नालों में, वेटलैंड्स में, वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो पानी फिर उसका हमने जो रिज़ल्ट देख लिया कि कैसे कश्मीर को पूरा उसने डबो दिया। मोस्ट ऑफ द वेटलैंड्स दैट यूज टू एक्ट एज स्पॉन्ज ड्यूरिंग फ्लडिंग आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू कंक्रीट लैंडस्केप। जो हमारे वेटलैंड्स थे, खासकर जो दलदली इलाके थे, मरतूब जो ज़मीन थी, जो इस सैलाब के टाइम में इस पानी को स्पॉन्ज की तरह, उस सियाचूस की तरह जज़्ब करते थे। फिर वक्त के साथ साथ यही पानी जो है वो चश्मों और दीगर ये तालाबों की सूरत में बाहर निकलता था। तो चूँकि ये जो वेटलैंड्स हैं ये ख़त्म हो रहे हैं, और यहाँ पे जो कंक्रीट लैंडस्केप, बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल हाउसेस या जो कमर्शियल पर्पस के लिए जो कंक्रीट खड़ा किया जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, तो इसका जो नतीजा है कि जैसे ही पानी ज़्यादा होता है तो सैलाब की जो सूरत हाल है वो पैदा हो जाती है, क्योंकि ये जो वेटलैंड्स हैं ये इस पानी को अब अपने अंदर जज़ब नहीं कर पाते। Another phenomenon that is directly related to global warming is the occurrence of high velocity storms in the valley, which have caused devastation to crops and fruits, thus affecting the livelihood of many people. एक और जो फिनोमेना कश्मीर में पिछले कई सालों से जो अभी नज़र आ रहे हैं वो हैं हाई वेलोसिटी स्टॉर्म, जो बड़ी तेज़ रफ्तारी से वो हवा चलती हैं, तूफ़ान आते हैं। इससे एक तो जो फसलों को नुकसान हो जाता है, फ्रूट्स को नुकसान हो जाता है, और इससे जो लोगों का जो रोज़गार है, लोगों की जो लाइवलीहुड है, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस पर भी एक मनफी, एक नेगेटिव जो एक इम्पैक्ट असर पड़ता है। रिसेंटली कश्मीर हैज़ बीन विटनेसिंग ड्रास्टिक चेंज इन precipitation। अगर हम एक और चीज़ की तरफ ध्यान दें तो कश्मीर में जो पिछले कई साल से जो precipitation है, रेनफॉल है, या जो विंटर में यहाँ पे स्नोफॉल होती थी, तो उसमें एक चेंज आ गई है, वो अपने टाइम पे अभी नहीं आ रहा है। एज़ वेल एज सीजनल चेंजेस, और जो मौसमियाती तब्दीली नज़र आ रही हैं, जिस मौसम पे जिस चीज़ का एक वो पैटर्न होता था वो पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। अभी विंटर में स्नोफॉल नहीं हो रही है, वैसे ही जिस सीज़न में बारिशों का मौसम था वैसा अब नहीं है। इन द प्रोसेस सम सीजन्स लाइक अर्ली स्प्रिंग हैव बीन कम्प्लीटली लॉस्ट। क्योंकि ये जो एक क्लाइमेट चेंज, एक सीजनल जो ये डिस्टर्बेंस हो रही है, इसका जो नतीजा निकल रहा है कि जो अर्ली स्प्रिंग होता था मार्च के टाइम में, इब्तदाई मौसम बहार, वो बिल्कुल ही गायब हो गया है। क्योंकि उस टाइम बिल्कुल बारिशों का सीज़न होता है, उस टाइम बारिशों का सीज़न नहीं होता था, लेकिन क्योंकि इस डिस्टर्बेंस की वजह से उस टाइम जब बारिशें ही बारिशें होती हैं, तो हम ये जो अर्ली स्प्रिंग है इसको फील नहीं कर पाते कि ये कहाँ से कब आया और कब चला गया। द चेंज इज फेल्ट एज मोस्ट ऑफ द स्प्रिंग फ्लावर्स लाइक द नार्सिसस दैट नॉर्मली यूज्ड टू फ्लावर इन मार्च कैन नाउ बी सीन इन फुल ब्लूम इन जनवरी और फरवरी। ये जो चेंज है ये इस तरह से भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि ऐसे फ्लावर्स जो स्प्रिंग के टाइम में आते थे, मार्च में आते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो नरगिस होता है, इसको नार्सिसस कहा जाता है कश्मीर में, इस टाइप की जो प्लांट्स होते हैं, सोसन होता है हमारा एक, जिनका जो ब्लूमिंग टाइम होता था, जिनमें जो वो फूल निकलता था, वो मोस्टली मार्च के टाइम में निकलता था, क्योंकि विंटर में सर्दी होती थी। कैन नाउ बी सीन इन फुल ब्लूमिंग जनवरी और फरवरी। लेकिन अब ऐसा देखा गया है कि इसका जो ब्लूमिंग टाइम आता है वो वक्त से पहले आता है, एंड मोस्टली इट ब्लूम इन जनवरी और फरवरी। या तो ये जनवरी में इसका ये फूल खिलता है या फिर फरवरी में, तो मार्च तक अभी इसका वो इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग एंड ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज।
सो डियर व्यूअर्स, ये एक और हिस्सा हमने इस लेसन का देख लिया। दिस इज़ रियली एन इंटरेस्टिंग लेसन एंड बड़ी ही एक इंफॉर्मेटिव लेसन है। नॉट अनलाइक दोज ट्रेडिशनल स्टोरीज़, जैसे वो शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, वैसे ये नहीं है। एक बिल्कुल रिसर्च बेस्ड यहाँ पे एक चीज़ दी गई है और एक थॉट प्रोवोकिंग लेसन है। ये आपको समझने पे मजबूर करती है कि जो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है, ये किस हद तक इस प्लानट को ले जाएगी, किस तबाही की तरफ इसको ले जा रही है, अगर हमने वक्त पे इस चीज़ का कोई इजाला नहीं किया, कोई इसका जो है कंपनसेट नहीं किया। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू गो अहेड। तो लेसन काफ़ी लंबी है, इस पे दो तीन और लेक्चर्स अभी होंगे। एक ही लेक्चर में इसको नहीं पढ़ाया जा सकता, फिर आपको कुछ इसमें से याद नहीं रहेगा और फिर इसमें एक वो इंटरेस्ट नहीं रहेगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ये आपको समझ आया हो, तो इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ासकर जो आपके क्लासमेट्स हैं उन तक ये पहुँचाए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।